एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द टॉप जीके में। मैं हूं विजेंद्र सिंह। आज इस वीडियो में हम लोग एडुटेरिया के जो नया सेट आया है उसका हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें सारे सब्जेक्ट से मिलाकर 50 प्रश्नों का सेट होगा। जो 69 बीपीएससी पीटी एग्ज़ाम और बिहार दरोगा, बिहार कांस्टेबल और बीएसएससी मेंस और बीपीएससी के तहत जो टीचर की भर्ती होने वाली है उसके लिए इस सेट की प्रैक्टिस करिएगा अगर हमारे साथ, तो ये आप लोग को एक अच्छी खासी तैयारी हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों इस सेट में सारे सब्जेक्ट का कवर किया गया है और ऐसे ही प्रश्न जो चुनिंदा प्रश्न है जो बार बार रिपीट होते हैं उन्हीं प्रश्नों का समावेश हुआ है। पहले इस सेट को मैं देख लिया हूँ पूरी तरह से। इसको देख लेने के बाद, पढ़ लेने के बाद इस सेट मेरे को अच्छा लगा, इम्पोर्टेंट लगा। ये नहीं ये स्टूडेंट के बीच में इसका शेयर किया जाना चाहिए, इसलिए इसका वीडियो मैं बना रहा हूँ दोस्तों। क्योंकि आप लोग तो पढ़ते बहुत हैं, अब बहुत ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कोई भी एग्ज़ाम में पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन इसमें आज के जो ट्रेंड में जो क्वेश्चन पूछा जाता है उन्हीं क्वेश्चन को इसमें समावेश किया गया है। और सारे प्रश्न जो एग्ज़ाम होने वाले हैं 2023 में उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों बिना देरी किए हुए आइए आज के सेशन को शुरू करते हैं। आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है, भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ द्वारा कब दिया गया था? बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। दोस्तों आप लोग इतना समझ लीजिए कि 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार प्रदान किया, जिसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ भारत का व्यापार शुरू हो गया। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में। आइए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ से ही उग्र राष्ट्रवादियों का भी वर्ग था, निम्न में से कौन नहीं शामिल है? उग्रवादी गतिविधियों में कौन सा नेता है जो शामिल नहीं है, ये पूछा जा रहा है। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल, ये तीनों उग्र राष्ट्रवादी नेता थे। गोविंद रानादे उग्र राष्ट्रवादी नेता नहीं थे। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ, उसके कौन से परिणाम बाद में घातक सिद्ध हुए? बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। उसी समय बाल गंगाधर तिलक ने स्वशासन प्राप्ति हेतु 28 अप्रैल 1916 में पूना में हुमरूब लीग की स्थापना की और 1916 में ही लखनऊ में कांग्रेस के बीच समझौता हुआ और उसी समय गांधी जी ने अहमदाबाद के करीब साबरमती आश्रम की स्थापना की और उसी अधिवेशन में बिहार के किसान नेता राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण आने को प्रेरित किया था। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? कांग्रेस द्वारा मुसलमानों के प्रति संतुष्टिकरण की नीति का आरंभ। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? लॉर्ड लिलीथंगो, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों याद रखिएगा इसी के शासनकाल में 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध भी शुरू हुआ था, ये भी याद रखिए। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्ववर्ती संस्थानों में सबसे पहली और प्रमुख संस्था थी ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। साइमन कमीशन की सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? बताइए
साइमन कमीशन की सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? साइमन कमीशन इसमें केंद्र में द्विसदन विधायिका के उन्मूलन का सुझाव दिया और इसी के विरोध में लाहौर में प्रदर्शन के दौरान लाला लाजपत राय पुलिस की लाठी से घायल हो गए और बाद में उनकी मृत्यु हो गई थी। इसी कमीशन को, साइमन कमीशन को व्हाइट मैन कमीशन भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसमें केंद्र में द्विसदन विधायिका के उन्मूलन का सुझाव दिया, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने किस पार्टी के टिकट पर चुनाव जीता? दादा भाई नौरोजी 1892 में लंदन के फिशवरीज एक इलाका है, वहाँ से लिबरल पार्टी के पद पर चुनाव लड़े थे और जीत गए थे। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? लिबरल पार्टी, ऑप्शन नंबर डी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत पर हूनों का प्रथम आक्रमण किस शासक के समय में हुआ था? स्कंदगुप्त के समय में हूनों ने भारत पर प्रथम आक्रमण किया था। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। ए लौह अभिलेख किस शासक से संबंधित है? पुलकेशिन द्वितीय, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। सत्यमेव जयते किस उपनिषद में संग्रहित है? मुंडकोपनिषद में, ऑप्शन नंबर डी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। महावस्तु महात्मा बुद्ध का जीवन वृत्तांत है, इसका संबंध किस शाखा से है? महायान शाखा से है, ऑप्शन नंबर ए। 12 नंबर प्रश्न है। अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का क्या नाम था? इबादत खाना। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। सुप्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? 13 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 13 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा अकबर। अकबर के दरबार में तानसेन एक प्रसिद्ध संगीतकार थे। अकबर ने उन्हें कंठभरण बानी विलास की उपाधि से नवाजा था। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा अकबर। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। न्यू कैसल पोर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह है, यह किस देश में है? ऑस्ट्रेलिया में। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया, बी। देशांतर रेखाओं के संबंध में कौन सा सही है? देशांतर के मध्य सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है और न्यूनतम दूरी कर्क रेखा पर होती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम कौन सा है? नल्ला मलाई पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश में पड़ता है, नीलगिरी पहाड़ियाँ तमिलनाडु के दक्षिणी छोर पर पड़ता है और जवारी पहाड़ियाँ तमिलनाडु के उत्तरी छोर पर पड़ता है और अन्नामलाई पहाड़ियाँ तमिलनाडु के दक्षिणी छोर पर पड़ता है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? नालामलाई आंध्र प्रदेश में और जवार पहाड़ियाँ उत्तरी क्षेत्र में तमिलनाडु के और नीलगिरी और अन्नामलाई दक्षिणी क्षेत्र में। तो इस प्रश्न में पूछ रहा है उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर, तो नालामलाई पहले हो जाएगा, नालामलाई पहले हो जाएगा 1 नंबर, उसके बाद जवारी पहाड़ियाँ 2 नंबर, उसके बाद नीलगिरी पहाड़ियाँ 3 नंबर और उसके बाद अन्नामलाई पहाड़ी 4 नंबर। तो इसमें देखिए ऐसा अनुक्रम किस में है? नालामलाई जवारी नीलगिरी और अन्नामलाई, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 17 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात है?
कोसी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात है, इसी कारण से कोसी नदी को बिहार का सुख कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कोसी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, 18 नंबर प्रश्न। किस मृदा प्रारूप में लोहे की अतिरिक्त मात्रा होने के कारण अनुपयुक्त हो जाती है? लैटराइट मिट्टी में लोहे की अधिकतम मात्रा पाई जाती है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? लैटराइट, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रकाश के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, सही है। यह एक कण प्रकृति है, सही है। यह ऊर्जा का एक रूप है, सही है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं, बायोगैस संयंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? बायोगैस संयंत्र में किण्वन प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर परमाणु के आकार क्या होता है? बताइए, इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ये याद रखिएगा दोस्तों, वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने में परमाणु के आकार बढ़ता है और वर्ग में दाएं से बाएं जाने पर परमाणु का आकार घटता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, बढ़ता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, वायुमंडल में प्रकाश की विसरण का कारण है? वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है धूलकण, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी भी यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? किसी भी यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या 0 होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, सर्प विषरोधी सुई किस तत्व का एक यौगिक है? स्वर्ण यौगिक का, गोल्ड कंपाउंड का यह तत्व का एक यौगिक है सर्प विषरोधी में, जो इसका इंजेक्शन दिया जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, दाब का विमीय सूत्र है? दाब का विमीय सूत्र ml-1 पर t पर -2। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों, मैं विमीय सूत्र का एक अलग से वीडियो बना दूंगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, जय शैल क्या है? जय शैल कोयला है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ए। याददाश्त का संबंध मस्तिष्क के निम्न में से किस भाग से है? सेरिब्रम से। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सेरिब्रम, यानी अग्रमस्तिष्क। अग्रमस्तिष्क में याददाश्त, क्रियाकलाप और चिंतन का केंद्र है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, एक जीवाश्म पक्षी का नाम बताएं जो एक पक्षी की तरह दिखता है लेकिन सरीसृप के जैसा अन्य विशेषताएं होती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आर्कियोप्टेरिक्स। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? मानव शरीर में 65% से अधिक पाया जाता है ऑक्सीजन। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? वोल्ट मीटर का। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा वोल्ट मीटर, ऑप्शन नंबर बी। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए? अनंत होना चाहिए, ये भी याद रखिएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, 31 नंबर, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? बताइए जल्दी। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में और अनुच्छेद 12 से 35 में वर्णित है। संविधान के भाग 3 को भारत का अधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकते हैं और राष्ट्रीय आपात के समय अनुच्छेद 352 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकारों को राष्ट्रपति द्वारा स्थगित किया जा सकता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन के अनुसार क्या होगा सही आंसर? भारत के राष्ट्रपति।
आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 वर्ष। निम्नलिखित में से किसके अनुमोदन से भारत की संचित निधि से पैसा निकाला जाता है? बताइए, इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, भारत की संसद के द्वारा आज के अनुमोदन से, भारत के संसद के अनुमोदन से भारत की संचित निधि से पैसा निकाला जा सकता है। भारत की संचित निधि अनुच्छेद 266 में वर्णित है। आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। भारतीय संविधान में विधि के समस्त समानता किस देश के संविधान से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से, ऑप्शन नंबर डी। और मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया, ये भी याद रखिएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान संशोधन प्रक्रिया संविधान के किस भाग में उल्लेख किया गया है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया संविधान के भाग 20 में उल्लेख किया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। सूची 1 से सूची 2 का सही मिलान करें। भाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। दल बदल निरोध अधिनियम 10वीं अनुसूची में, और 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 11वीं अनुसूची में, जिसमें पंचायती राज्य का प्रावधान है, जिसके तहत 29 विषय दिए गए हैं ग्राम पंचायत के विकास के लिए। और अगला है भूमि सुधार एवं अभिग्रहण संबंधित अधिनियम, इसका हो जाएगा 9वीं अनुसूची। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? बताइए, इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग का गठन किसके अध्यक्षता में किया गया? 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के गवर्नर जनरल बने, और उन्हीं के कार्यकाल में लॉर्ड मैकाले की अनुशंसा पर प्रथम विधि आयोग का गठन 1834 में किया गया। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड मैकाले। आइए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सी औषधि या क्रांति प्याज और झींगा उत्पादन से संबंधित है? दोस्तों याद रखिएगा आप, लाल क्रांति मांस और टमाटर से संबंधित है, गुलाबी क्रांति झींगा और प्याज से संबंधित है, नीली क्रांति मत्स्य से संबंधित है, और गोल्डन क्रांति फल, शहद और बागवानी से संबंधित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? गुलाबी क्रांति। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किन 2 संस्थानों को ब्रेड बूटन जुड़वा के नाम से जाना जाता है? ब्रेड बूटन जुड़वा के नाम से जाना जाता है IMF और विश्व बैंक। IMF की स्थापना 27 दिसंबर 1945 में की गई थी, और विश्व बैंक की स्थापना 1944 में की गई थी, और दोनों का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था? भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया, और भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में की गई थी, ये भी याद रखिएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः किसका था? BD सावरकर का। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। सारे प्रश्न दोस्तों एग्जाम ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एक भी मिस्टेक मत कीजिएगा, पूरा वीडियो को देखिए। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में आयकर है प्रत्यक्ष और प्रगतिशील? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? आंध्र प्रदेश का, ऑप्शन नंबर डी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हिमानी उत्तम पर्व का संबंध किस खेल से है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा मलखम्ब। मलखम्ब एक खेल होता है जो
नीचे 5-6 व्यक्ति रहते हैं, उसके ऊपर 2-3 व्यक्ति पकड़ पकड़ के खड़े होते हैं, फिर उसके ऊपर 2 व्यक्ति खड़े होते हैं। ऐसे इस खेल को मलखम्ब खेल कहा जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निष्पक्ष आंदोलन के प्रणेता थे दादू दयाल। दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न खास करके बीएसएससी बीपीएससी में 1 से 2 प्रश्न आपको और बिहार दरोगा में देखने को मिलेंगे, इसलिए इस प्रश्नों को आप लोग नज़रअंदाज मत कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। निष्पक्ष आंदोलन के प्रणेता थे दादू दयाल। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। द्रक्षमा सिक्का किसने चलाया था? द्रक्षमा सिक्का चांदी का सिक्का होता था जिसने ग्रीक एम्पायरों ने चलाया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ग्रीक। बाढ़ के दौरान हर वर्ष नए एलुविलियम का जमाव जो मिट्टी का उर्वरता को बढ़ाता है। नए एलुविलियम यानी जलोढ़ मिट्टी, नए जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा खादर, ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 48 नंबर प्रश्न है। वह समुद्री सीमा जहां तापमान तेजी से कम होता है, इसको क्या बोलते हैं? थर्मोक्लाइन। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। बेसल मापदंड संबंधित है बैंकिंग क्षेत्र से। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला प्रश्न देखते हैं और आखिरी प्रश्न। इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया था? अर्नाल्ड टाइवी ने। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आइए कुछ अस्मरणीय तथ्य देखते हैं इडुटेरिया द्वारा। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ था नर्मदा घाटी से। सर्वप्रथम प्राचीन अस्थायी जीवन के परिणाम मिला था मेहरगढ़ से। एक ही कब्र के 3 मानव कंकाल के अवशेष मिले हैं दमदमा से। गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं बुर्जहोम से। मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ बुर्जहोम से। जूते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त हुए कालीबंगल से। अग्निकुंड का साक्ष्य प्राप्त हुआ कालीबंगल और लोथल से। युग्म समाधिया का प्रमाण प्राप्त हुआ कालीबंगल और लोथल से। नकाशीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य प्राप्त हुआ कालीबंगल से। नर्तकी की कांस्य मूर्ति का साक्ष्य प्राप्त हुआ मोहनजोदड़ो से। शवों को दफनाने की प्रथा का प्रचलन हड़प्पा सभ्यता में थी और शवों को जलाने का प्रचलन मोहनजोदड़ो में थी। याद रखिएगा, शवों को दफनाने की प्रथा हड़प्पा में और शवों को जलाने की प्रथा मोहनजोदड़ो में। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 3 मुख वाले देवता की मूर्ति प्राप्त हुए मोहनजोदड़ो से। मिट्टी द्वारा निर्मित हल का साक्ष्य प्राप्त हुआ बनवाली से। उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य प्राप्त हुआ धौलावीरा से। शैलकृत स्थापत्य के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं प्राप्त हुए हैं धौलावीरा से। वैसा हड़प्पा कालीन स्थल जो 3 भागों में विभक्त था धौलावीरा। कृषि का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुए मेहरगढ़ से। चावल का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए कोइलहिल्वा से। आग का आविष्कार हुआ पूरा पाषाण काल में। पहिए का आविष्कार हुआ नवपाषाण काल में। और मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था जौ, जिसे यौ कहा जाता था प्राचीन काल में। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाया गया धातु तामा। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है भोपाल में। सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह थे लोथल और सुटकोटा। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को संयुक्त राजधानी कहा पिगट ने। तो दोस्तों वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। कल दूसरे सेट को लेकर आएंगे फिर इसी समय में। दोस्तों आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सर्वप्रथम आपके मोबाइल पर मिले। थैंक यू दोस्तों।